Hi. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Today is 23rd of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 54 इकोनॉमिक्स के आंसर्स हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई इन रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जो हमारा बजट होता है ना, यूजुअली वो डेफिसिट बजट होता है। खर्चे ज़्यादा करते हैं और आमदनी कम होती है, और जो इन दोनों के बीच का गैप होता है वो हम उधार लेते हैं। सो दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन बढ़ता है, कीमतों में बढ़ोतरी होती है, इन्फ्लेशन। Which one of the following factor is taken account to calculate the BOP? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी भी कंट्री में करंट अकाउंट, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एरर्स एंड ओमिशन, ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं। Which one of the following is likely to be the most inflationary? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी इन चारों ऑप्शंस में से होगा न्यू मनी क्रिएट करना टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। रिमेंबर लास्ट ईयर थ्रू आउट द ईयर न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि हमें जो मनी है उसको प्रिंट नहीं करना चाहिए बिकॉज वी वर हैविंग इकोनॉमिक डिफिकल्टी, क्योंकि ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी होगा। कैश रिजर्व रेशियो अगर लोअर कर रहा है आरबीआई तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इनके पास क्रेडिट अवेलेबल होगा। इन्फ्लेशन जो है ये इन तीनों से हो सकता है, प्रिंटिंग मनी, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। ये टेलीग्राम का क्विज है, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में आप रियल टाइम पे अपडेट्स वहाँ पे ले सकते हैं रिगार्डिंग द क्लासेस टाइमिंग एट्सेट्रा। एट द सेम टाइम वहाँ पे हम कुछ बहुत अच्छे नोट्स और डेली ऐसे क्विज सेशंस कर रहे हैं इन मॉर्निंग। सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम क्विज। देन दिस इज क्विज नंबर 55 आई गेस। दिस इज इकोनॉमिक्स वंस अगेन। ये मैंने पहले ही टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, जीरो बजट है, डेट्रीमेंटल टू फिस्कल कंसोलिडेशन, दिस इज अबाउट पावर जनरेशन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और 8 कोर इंडस्ट्री। तो ये 5 सवाल है। ट्राई टू आंसर दीज 5 क्वेश्चंस। आज की वोकैबुलरी है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, टेंडिंग टू कॉज हार्म। वैलरस का मतलब होता है बहुत वीर है, वीरतापूर्ण है, शोइंग ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर एस्पेशली इन बैटल। रैपेशियस का मतलब होता है लालची, अग्रेसिवली ग्रीडी और ग्रास्पिंग। रैक्टिट्यूड का मतलब होता है इंसाफ, मोरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग, राइटियसनेस। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है असंतुष्ट, एंग्री और डिससेटिस्फाइड। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए, एंड इट मीन्स इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, और जो दूसरी भाषा से हिंदी या रीजनल जो आप लैंग्वेज में एग्जाम लिखने वाले हैं उसमें आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए। हिंदी में भी जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, नाउ दिस इज सीसैट। ये भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ट्राई टू आंसर इस कंडीशन में आप क्या डिसीजन लोगे, एज अ सिटीजन आप क्या डिसीजन लोगे। सेकंड, एज अ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट स्पोर्ट्स कमिटी वंस अगेन आप इनमें से क्या डिसीजन लेंगे। सो दिस इज 23rd of June 2022। आज के ये 2 सवाल है। कल हमने मेंस का जो आंसर राइटिंग क्लास था 9 PM, उनमें इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। नाउ कलेक्ट ऑल दोज लर्निंग्स, जो ग्रुप सेशन, पीयर लर्निंग, हमने इतने ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे थॉट्स देखे थे, उन सबको कंसोलिडेट करके ट्राई टू प्रिपेयर बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए, A4 साइज के पेपर में लिखना है। फॉर्मेट में अगर आप A4 साइज पेपर है, 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करो स्केल से, यहाँ डेट लिखो, नेम और एग्जाम ईयर लिखो, बिकॉज जो फीडबैक होगा वो मैं अकॉर्डिंगली दूंगा। जो इस साल मेंस लिख रहे हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली आई विल गिव फीडबैक, और 2023 आई विल गो इजी। सो एग्जाम ईयर यहाँ पे आपको लिखना है। A4 साइज पेपर है, पेज नंबर लिखना है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है, और इस वेबसाइट में जाके आप अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हैं। रिमेंबर, क्वालिटी कम्स फर्स्ट, स्पीड कम्स लेटर। शुरुआत में क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बेस्ट पॉसिबल आंसर जो बना सकते हैं आप लिखिए। आप सारे रिसोर्सेज को रेफर करिए, लर्निंग्स बुक्स रेफर करिए, एंड बेस्ट पॉसिबल आंसर ट्राई टू फ्रेम। ओके, क्वालिटी कम्स फर्स्ट, स्पीड बाद में आ जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज आंसर राइटिंग।
देन आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अर्थक्वेक के आई विल टेल। देन दिस इज डिजिटल इकोनॉमी, दिस इज पुरी श्रीनगर अमरनाथ यात्रा, दिस इज कोरल रीफ्स, नई कोरल रीफ्स मिली हैं। देन संगई डियर, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिप्टो, चाइना का रिसर्च आउटपुट, बर्ड स्ट्राइक्स एंड एविएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो योर इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स, आज का ये क्विज भी बहुत अच्छा है, विल हैव अ लुक। देन दिस इज आरबीआई एंड आज हम जानेंगे ओडिशा के स्टेट सिंबल्स को। सो ये सारी चीजें हम अराउंड 30-35 मिनट्स में कवर करेंगे। नाउ दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, अवर रेफरेंस मटेरियल, जून 23, 2022। सी ये वेबसाइट है, 21 ऑफ जून हम T+2 साइकिल फॉलो कर रहे हैं, तो 21 ऑफ जून में आपने जैसे ये सबमिशंस किए तो 23 को हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्लास में था पेपर 3 और पेपर 4। एक्चुअली सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, वो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं बट उनको सिलेबस ही नहीं पता है। सिलेबस का एक एक कीवर्ड आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। पेपर 3 जीएस एंड जीएस पेपर 4, इससे पहले हमने 1 और 2 भी देख लिया। नाउ सी पीयर लर्निंग, लुक एट द कॉपीज, जब हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। सी दिस इज रियली गुड। सुमन, आकाश, देखिए कितने अच्छे से लिखा है यहाँ पे। आकांक्षा, विमल, वेरी नाइस। सी तो राइट डाउन, लिखने की प्रैक्टिस करिए, राइट डाउन A4 साइज में। ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल, ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल, राइट इट डाउन, पेन एंड पेपर एंड सी लर्न, राइट इट डाउन। स्नेहल, दिस इज रियली गुड। सुमन, तो इस तरीके से सारा सिलेबस आप लिखिए यहाँ पे और ये सिलेबस आपके साथ रहना चाहिए। सी द हैंड राइटिंग सो ब्यूटिफुल। आरती, नाउ सी दिस इज रियली गुड। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर आंसर राइटिंग करके उसको सबमिट करिए। 22 ऑफ जून के कमेंट्स हैं। सी यहाँ भी टेक पार्ट। सी राहुल, आर्टिकल 50, एक्चुअली व्हेन यू इंटरैक्ट तो आपको बहुत सारी सप्लीमेंट्री चीज़ें भी सीखने को मिलेगी और ये जो एग्ज़ाम है ना वो सप्लीमेंट्री चीज़ों से ज़्यादा फायदा होता है। प्रोएक्टिव होके आप उस टॉपिक को देखो, समझो, तो आपको ज़्यादा बेटर लर्निंग होगी। जैसे देखो केसर ने कितने अच्छे से यहाँ पे बताया 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, बस यही याद रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट लॉन्जिट्यूड्स। अगर टूवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं तो टाइम कम होगा, टूवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं तो टाइम गेन होगा। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, दैट्स ऑल। See, equinox, Rahul, this is Udan, Ram Naresh, all the answers are answered correctly, very good. Rahul, see, these are really good. साक्षी ने टाइम स्टैम्प से कितने अच्छे क्रिस्प नोट्स के थ्रू बताया, दिस इज वेरी गुड, यू विल हैव अ वंडरफुल लर्निंग। GMT, एंटी डिफेक्शन, अजय, दिस इज सो नाइस। साक्षी, वेरी वेल डन। राज, सी फ्रेंच पॉलिटिकल आर्टिकल 50। सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, लिसन इट केयरफुली। नोट्स मैं आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर रहा हूँ, do not worry about notes. Dhaval, this is really good and try to answer, try to be proactive. Sakshi, Dhaval, very nice. Then Chandan, see, this is really good. Shubhangi, then very good Prakash, I am so happy. अब full throttle mains की तैयारी करना है। Rahul, then thank you. Rahul, Sapna, very nice. Ajay, Nutan, Saurav, Preeti, Ram Naresh, AKG एंड लियो, सौरभ, आयरन। सी हिंदी भी अच्छा होना चाहिए, हम हिंदी ले लेते हैं बट हिंदी भाषा में उतनी पकड़ नहीं होती, तो हिंदी का व्याकरण और हिंदी का शब्दकोश भी अच्छा रखना है हमें। वेरी गुड श्रवण। आशा, अरविंद, सौरभ, वेरी नाइस। ऑलराइट, सो ये आपके कमेंट्स थे। नाउ लेट अस कम टू द न्यूज़पेपर क्विकली। फर्स्ट जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट अर्थक्वेक। बिफोर दैट कोर्स में आज भी 9 PM पे हमारी क्लासेस होगी, मंडे टू फ्राइडे 9 PM एवरी डे वी आर हैविंग दिस क्लास। और जो प्रीलिम्स 2022 बैच है, ओके, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। इफ यू फील लाइक टू टॉक, जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, वी विल हैव 1-to-1 दिस गूगल मीट सेशन। ओके, आई एम विद यू, स्टे स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज अबाउट कोर्स। नाउ दिस न्यूज़ इज अबाउट अर्थक्वेक kills over, so this is अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बहुत डेडली दिस पेनफुल अर्थक्वेक आया और यहाँ पे कैजुअलिटीज भी हुई है। इंडिया ने इमीडिएटली इधर हेल्प ऑफर करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। हम इस कॉन्टेक्स्ट में पहले ज्योग्राफी समझते हैं। तो देखिए ये जो मैप दिख रहा है ना, दिस इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और ये पूरी माउंटेन रेंज है। जैसे हमने पहले पढ़ा है ज्योग्राफी में कि यहाँ पे एक टेथिस सी होता था, इंडियन प्लेट नीचे थी, ऊपर यूरोपियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट ऐसे नॉर्थवर्ड्स मूव करती है, यूरोपियन प्लेट से स्ट्राइक करती है
और ये पूरा माउंटेन सिस्टम ऐसे यहाँ पे जनरेट होता है। ये जो हिमालय है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब यहाँ पर अभी भी एक्टिविटी हो रही है, हिमालय अभी भी राइज हो रहा है। जबकि जो अरावली है ये कौन सा माउंटेन है? टेल अरावली, जो दिस थार डेजर्ट अरावली, विच टाइप ऑफ माउंटेन? यंग फोल्ड माउंटेन के कुछ एग्जांपल्स भी बताइए, ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स का, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इस प्लेट के हिट होने से ऐसे पूरा यहाँ पे माउंटेन रेंज है। अब देखो ये हिंदू कुश है, ये पामीर है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज काराकोरम एंड दिस इज एंटायर हिमालय। हिमालय में भी ऐसे सिंटेक्शियल बेंड है, एक सिंटेक्शियल बेंड, सो दिस इज हिमालय। ये हिंदू कुश है और फिर यहाँ पे किर्गिस्तान, तानशान, दिस इज चाइना, दिस इज, तो ये जो पूरा जोन है ना, दिस इज वन लाइक एंटायर दिस माउंटेन रेंज। अब यहाँ आ जाता है अफगानिस्तान, यहाँ कहीं, और यहाँ पर माउंटेन एक्टिविटीज और उसके कारण अर्थक्वेक आया। ओके, अर्थक्वेक आया बिकॉज टेक्टोनिक एक्टिविटीज अभी भी हैं और यहाँ पर अर्थक्वेक आया। एक्चुअली क्या होता है, जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है और प्लेट्स अगर ब्रेक होती है तो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है और उससे फिर एनर्जी रिलीज होती है तो कंपन होता है, कंपन होता है, तो उसी को बोलते हैं भू का कंपन, दैट इज भूकंप, भूकंप। तो भूकंप अर्थक्वेक मतलब देयर इज वाइब्रेशन और उससे एनर्जी रिलीज हुई और दिस अर्थक्वेक आया। अब इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे प्लेट ब्रेक हुआ और बहुत ह्यूज अमाउंट पे एनर्जी रिलीज हुआ, तो ये जो एरिया कहलाएगा ये कहलाएगा फोकस। यहाँ पहले से कोई फॉल्ट लाइन थी जहाँ प्रोबेबल था कि प्लेट ब्रेक होगी। अच्छा, जो अर्थक्वेक है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो प्लेट के ब्रेक होने से ही हो, एनी टाइप ऑफ कंपन हो सकता है। कई बार ये अर्थक्वेक है, जैसे कोयना डैम है, कोयना डैम में क्या हुआ था कि पानी के कारण सेस्मिसिटी आई थी। कई बार जो हम अगर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो भी अर्थक्वेक्स आते हैं, तो क्वेक किसी भी कारण हो सकता है, वाइब्रेशन। यहाँ जो पर्टिकुलर है वो प्लेट टेक्टोनिक्स है। तो ये फॉल्ट है, ये फोकस है। अब फोकस के जस्ट ऊपर जो अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे होता है इपीसेंटर, इपीसेंटर। ओके, और जो ये एनर्जी रिलीज हुई है ये वेव की तरह ऐसे आगे बढ़ती है। तो ये समझ में आ गया, फोकस, इपीसेंटर, यहाँ पर पहले से कोई फॉल्ट थी। अब अर्थक्वेक क्या होता है, सेस्मिक वेव्स जनरेट करता है और ये वेव्स प्रोपोगेट करती है अर्थ के इंटीरियर से। बिफोर दैट हमें पता है अर्थ इज लाइक एन अनियन, ऐसे बहुत सारी लेयर्स है, यहाँ पे लेयर्स है और कुछ लेयर मोल्टन है, कुछ लेयर सॉलिडिफाइड है। अब ये जो वेव्स होती है ये सॉलिड लिक्विड में डिफरेंट तरीके से ट्रेवल करेगी, तो इनके ट्रेवल पैटर्न से हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ को भी मैप कर दिया। ऐसी बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, जैसे मोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, रैपिटी एटसेट्रा। इनके नाम बताइए। जैसे सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, इनके बीच में भी बाउंड्रीज हैं, तो इन डिफरेंट बाउंड्रीज के भी नाम बताइए। ओके, जो मैंने अभी डिसकंटिन्यूटीज बताया। अब देखो यहाँ जो सेस्मिक वेव्स है ना, ये डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेगी और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ शेडो जोन बनेगा। तो ये जो शेडो जोन है, बिकॉज जो आउटर कोर है वो मोल्टन है, तो हमने देखा इस शेडो जोन पे वेव्स नहीं आ रही है। प्राइमरी वेव ऐसे आई, बस मोल्टन होने के कारण स्पीड उसका चेंज होगा, तो वो इस जोन में हमें कोई भी वेव नहीं दिखी, तो ये शेडो जोन हो गया पी का। और जो सेकेंडरी वेव्स थी वो इस पूरे जोन में नहीं दिखी, तो हमने ये डिराइव किया कि सेकेंडरी जोन लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर सकती, और ये जो है दिस इज आउटर कोर इज अ लिक्विड। तो हमने इनडायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर को समझा बाय दिस सेस्मिक वेव्स, दीज सेस्मिक वेव्स। तो ये पी वेव है, एस वेव है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। ये इपीसेंटर है, सेस्मिक स्टेशन रिकॉर्ड कर रहा है पी एंड एस यहाँ पर, और इन दोनों जगह पर आपको शेडो जोन बन रहा है। ये चीज हमने डिटेल में एनसीईआरटी में भी देखा था। ये एंगल होता है 105 से 145। यहाँ पे नो डायरेक्ट पी वेव है बिकॉज बेंड हो गई पी वेव, आउटर कोर लिक्विड। देन यहाँ पे पी वेव है, बट इस पूरे जोन पर एस वेव नहीं है, तो शेडो जोन हो गया। सी, ये एस वेव का शेडो जोन हो गया, और ये जो है बीच का 105 टू 145 ये पी वेव का शेडो जोन हुआ। तो इस तरीके से सेस्मिसिटी से अर्थ का इंटीरियर हम डिराइव करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जो वेव्स होती है ना, इसमें भी टाइप्स हो सकते हैं। पी वेव्स होती है, ये जैसे साउंड एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन ऐसे करके ट्रेवल करती है, तो दैट इज वाई पी वेव सॉलिड लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर जाएगी, एक्सपेंशन कंप्रेशन लाइक दैट। जो सेकेंडरी वेव होती है ये
वर्टिकल डायरेक्शन में इसका ऐसे होता है मूवमेंट, लाइक दिस, जैसे देखो इसे, ये ऐसे अप डाउन इस तरीके से आगे मूव कर रही है। सो दिस इज सेकेंडरी वेव। तो ये प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस में आके ये वेव्स बन सकती है जैसे लव वेव और रेले वेव। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन इन दोनों वेव से होता है। बिकॉज लुक एट द पैटर्न, ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, दिस, अर्थ इज मूविंग लाइक दिस, तो दिस इज लव वेव। रेले वेव में रोलिंग होता है, ऐसे रोलिंग होता है। तो ये जो सरफेस वेव्स हैं ये ज्यादा डैमेज करती है। प्राइमरी वेव पहले आती है, सेकेंडरी वेव, और ये सरफेस वेव लव एंड रेले। ओके, तो ये तो बेसिक्स हो गए अर्थक्वेक के। बाकी कुछ जैसे सरकम पैसिफिक बेल्ट है, यहाँ ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, जहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा है वहाँ अर्थक्वेक ज्यादा आएंगे। ओके, अब ये इंडिया का सेसमिक जोन है, मैप ऑफ इंडिया। जैसे नॉर्थ ईस्ट देखो, कुछ पैचेस ये देखो, कच्छ ये हो गया, और दिस जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में ये कुछ पैचेस है। यहाँ हाई रिस्क जोन है, जोन 5, फिर जोन 4 है, जोन 3 है एंड जोन 2 है। तो ऐसे हमने मैपिंग कर रखा है। दिस इज सेसमिक जोन मैप ऑफ इंडिया। सो दिस इज अबाउट अर्थक्वेक। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस नेक्स्ट टॉपिक इज $1 ट्रिलियन स्कोप फॉर डिजिटल इकोनॉमी। सी, डिजिटल इज फ्यूचर, डिजिटल की प्रेजेंस बढ़ेगी। 5G आने के बाद डिजिटल पुश और बढ़ने वाला है। चेंजेस अनफोल्डिंग इन इंडिया नेवर बीन बिफोर ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो जो इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी, इसके पास पोटेंशियल है $2.5 ट्रिलियन का मार्क रीच करने का। प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट ऐसी कोई बात बोलती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज गवर्नमेंट का पूरा जो मशीनरी है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सो देर आर मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स एंड 70,000 स्टार्टअप्स इन इंडिया. Their number continues to grow. Transformative changes are taking place in every sector in the emerging new India. So this is one news. But इसमें थोड़े रेड फ्लैग्स भी हैं, बिकॉज जो यूएस है यहाँ पे अभी फिस्कल टैपरिंग हो रही है। यूएस रेसेशन में जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, और अगर यूएस मार्केट में रेसेशन होगा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे इंडिया में स्टॉक मार्केट का हाल है, तो यहाँ पर भी डिफिकल्टी आएगी दिस क्रेडिट अवेलेबिलिटी की। तो ब्रिक्स समिट था। ब्रिक्स समिट में चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोला यूक्रेन क्राइसिस, ब्लॉक कॉन्फ्रंटेशन। अब यहाँ कुछ बहुत अच्छे पॉइंटर्स हैं। ये पॉइंटर्स ना आंसर राइटिंग के लिए बड़े अच्छे होते हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग इन एरिया जैसे कि स्पेस, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है टेल, मैं आपको बताता हूँ ना। स्पेस और ओशन, ये दो चीज नेक्स्ट बिग थिंग है, स्पेस एंड ओशन। लैंड तो हमने सब कॉन्कर कर लिया है, स्पेस एंड ब्लू। ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ड्रोन्स, जियोस्पेटियल डेटा, सैटेलाइट, ये फ्यूचर है। देन यहाँ एक मैसेज भी हुआ, जैसे नेटो और रशिया ब्लॉक फाइट कर रहा है यूक्रेन में, और दो यूरोपियन ग्रुप के फाइट करने के कारण नेटो ट्रांस अटलांटिक है, बट प्राइमरली इनकी फाइट से पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये आपस में लड़े थे एंड वर्ल्ड ने उसका प्राइस पे किया था। अगेन सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। द ट्रेजेडीज ऑफ द पास्ट टेल अस द हेजेमनी, ग्रुप पॉलिटिक्स, ब्लॉक कन्फ्रंटेशन ब्रिंग नो पीस और सिक्योरिटी। ये जो चीज़ है इससे सिक्योरिटी नहीं आती है, इससे केवल वॉर्स होता है, और वॉर्स का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट होता है। यूक्रेन क्राइसिस इज अनदर वेक अप कॉल फॉर ऑल इन द वर्ल्ड. इट रिमाइंड्स अस दैट ब्लाइंड फेथ इन द सो कॉल्ड पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सपैंड मिलिट्री अलायंसेस एंड सीक वंस ओन सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स विल ओनली लैंड वन सेल्फ इन अ सिक्योरिटी डायलेमा. वेरी गुड लाइन. ओके, तो ये मैसेज इंडिया का क्लियर है. इंडिया ने यहाँ पर जो यूक्रेन क्राइसिस है इसमें प्राइमरली कॉल किया था कि पीस यहाँ पे रिस्टोर होना चाहिए, डिप्लोमेटिक वे में यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, वॉर का कोई जगह नहीं है. इट हैज बीन प्रूव्ड टाइम एंड अगेन दैट सैंक्शंस आर बूमरैंग एंड डबल एज्ड स्वॉर्ड. ये बूमरैंग क्या होता है टेल, बूमरैंग क्या होता है? एक्चुअली जो सैंक्शंस होती है ना, ये बैकफायर करती है. यूरोप ने सैंक्शन लगाया, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, रशियन ऑयल गैस नहीं सप्लाई होगा, बट यूरोप में अभी भी परचेज चल रहा है, तो इफेक्टिव नहीं होती सैंक्शंस. इकोनॉमिक सैंक्शंस बूमरैंग की तरह काम करती है, डबल एज्ड स्वॉर्ड है. व्हाट इज द बूमरैंग टेल? सो दिस इज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी. रेसिंग अगेंस्ट टाइम, यहाँ ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, ये जायंट वुडन चैरियट्स कर रहे हैं. 3 मेन डीटीज, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जगन्नाथ टेम्पल पुरी. एक वर्ड हम अक्सर देखते हैं, ब्लैक पगोडा. व्हाट इज ब्लैक पगोडा? आंसर,
श्रीनगर लूजेस 2 की इवेंट्स इन रन अप टू अमरनाथ यात्रा। अब जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वायलेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है टेररिज्म, और जहाँ वायलेंस होता है वहाँ टेररिज्म होता है, वहाँ पे ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी डिफिकल्ट रहती है। टूरिस्ट जो होते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहाँ पे पहुँचते नहीं हैं। तो दिस इज़ अ लॉ कि जहाँ पे भी डिस्टर्बेंसेस एटसेट्रा होता है वो एरिया बैकवर्ड हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2 की इवेंट्स इन रन अप टू दिस अमरनाथ यात्रा। तो अमरनाथ यात्रा में एक्चुअली सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लगा है टू मेक इट लाइक पीसफुल, और यहाँ पे बिना किसी डिफिकल्टी के ये हो जाए, वायलेंस या इस टाइप का कोई अटैक वगैरह नहीं हो। सो दैट इज़ वाई जो फौज है, जो फोर्सेज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो और बहुत सारे इवेंट्स को लाइक डिफिकल्ट हो जाएगा हैंडल करना। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो 2 और इवेंट्स होने वाली थी, जैसे कि एक फिल्म फेस्टिवल होने वाला था, यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और जीएसटी की मीटिंग होनी थी, तो इनको कैंसिल करना पड़ गया। ओके, सो दिस इज लूजेस 2 की इवेंट्स इन रन अप टू अमरनाथ यात्रा। ये है इंडियन वाटर्स में कोरल्स मिली है। कोरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोरल रीफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरल रीफ बताता है सिम्बायोटिक रिलेशन एल्गे एंड दिस जूजेंथली एंड दिस कोरल पॉलिप में। बट कोरल में एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि शैलो वाटर होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हायर लैटिट्यूड में नहीं मिलती है लाइक दैट। बट एक नया स्पीशीज़ यहाँ पे मिला है, न्यू स्पीशीज़ है जो कोरल का जो टिपिकल एनवायरमेंट है उसको डिफाई कर रहा है। न्यू फाउंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग टू सेम फैमिली। तो 4 न्यू कोरल्स मिली है। साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है नई कोरल्स का इंडियन वाटर में, और इसका नाम क्या रखा है? अजूजेंथली कोरल। ये अंडमान एंड निकोबार में ये ग्रुप ऑफ कोरल है अजूजेंथली। ये डिराइव कर रही है नरिशमेंट नॉट फ्रॉम द सन बट फ्रॉम कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लैंकटन। तो एक्चुअली जूजेंथली एल्गी प्रोड्यूसर होता है, फूड प्रोवाइड करता है, और कोरल पोलिप उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाती है। यहाँ जो अजूजेंथली है ये कैप्चर कर रही है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लैंकटन और उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है। ये डीप सी है, अदरवाइज जो कोरल है वो शैलो सी में होता है। दिस इज डीप सी। मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज 200 से 1000 मीटर तक है। तो अनलाइक जूजेंथली जो शैलो में होती है, शैलो वाटर्स में, ये डीप सी में है। तो दिस इज न्यू। तो ये सॉलिटरी कोरल्स नहीं है, एक्चुअली ये भी एक पूरा फैमिली है इनका, स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो ये अभी यहाँ पे फाइंडिंग है। तो इसका नाम क्या है? अजूजेंथली। नॉर्मली जूजेंथली हम पढ़ते हैं, दिस इज अजूजेंथली। कोरल्स जो होती है पॉलिप्स रहते हैं यहाँ पे, रीफ बिल्डिंग कोरल्स है ना। तो हमें नई यहाँ पे बात पता चल रही है कोरल्स रीफ्स के बारे में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर है? किस कॉन्टिनेंट, किस कंट्री में सबसे बड़ी कोरल रीफ है? उसका नाम क्या है? टेल। और इंडिया में कहाँ कोरल रीफ्स मिलती है? किन सब एरिया में कोरल रीफ्स मिलती है? दिस इज अ फेवरेट क्वेश्चन, कई बार प्रीलिम्स में पूछा है। कोरल रीफ एरिया इंडिया में। ओके, तो 4 न्यू कोरल्स रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडियन वाटर। कोरल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर इंडिकेटर स्पीशीज, दे आर लाइक रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। बहुत बायोडाइवर्सिटी होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म का इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो एसोसिएटेड है कोरल से। सो कोरल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ दिस इज टॉक्सिक पिट्स। सी यहाँ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स का लाइक स्टील कर रहा है, और उसको वायर को जला के उसका जो मेटल है, स्क्रैप मेटल, कॉपर का होता है वायर, उसको ये सेल करेंगे। बट बर्निंग कॉपर रिलीजेस टॉक्सिन्स इन द एयर एंड लीव्स अ मार्क ऑन द ग्राउंड। तो एनवायरमेंट, एनजीटी शुड टेक एक्शन। ये जो डियर है ये डांसिंग डियर है। दिस इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट मूव टू शिफ्ट प्रपोज्ड हेरिटेज इन मणिपुर। मणिपुर का नाम आते ही आता है नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का। ये बहुत ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। तो यहाँ पर मिलता है डांसिंग डियर, संगई डियर। तो यहाँ इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सो दैट इज़ वाई संगई फेस्टिवल भी होता है। तो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो, और जो लोकल्स भी हैं, वो इसको अपोज कर रहे हैं। पोचिंग का यहाँ पे थ्रेट होता है। यहाँ जो लेक है उसका नाम है लोकटक लेक। लोकटक लेक देखो, ये ऐसी कुछ दिखती है, ये लोकटक लेक है। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये फुमडीज है, फुमडीज। तो मोलासेस वगैरह के ये पूरी लेक में ऐसे दिस ग्राउंड्स बन जाते हैं, ग्राउंड्स टापू टाइप। दिस इज ग्राउंड, स्मॉल ग्राउंड्स। तो ये है दिस फुमडीज, और यहाँ पर ऐसा डियर मिलता है। दिस इज डांसिंग डियर। डांसिंग एक्चुअली यहाँ पे ऐसे मोशन होता रहता है, तो ये डांस करता हुआ ऐसा अपीयर होता है। सो दैट इज वाई दिस इज डांसिंग डियर। ओके,
तो ये लेक का नाम याद रखना है, दिस इज लोकटक लेक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर, एंड डांसिंग डियर, संगई डियर। देन दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज नो कॉज फॉर अलार्म, नॉर्मल टॉक्स हैं, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, डू नॉट ड्रॉप द गार्ड्स, मास्क लगाना है, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वैक्सीनेशन नहीं है तो गो गेट द वैक्सीनेशन। यहाँ जो बात है वो है रोल ऑफ कास्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली इंडिया में जैसे हम देखें तो बहुत सारे जैसे डिविजन्स हो जाते हैं, चाहे वो कास्ट बेस्ड हुआ, रिलीजन बेस्ड हुआ, रीजनल बेसिस हुआ, ये हम देखते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट आता है ओवरऑल कंट्री पे भी। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरली यहाँ पे दिया है कि जो ऐसे फिशर्स होते हैं एट टाइम्स वो लैग कराते हैं, हमारी जो ग्रोथ है उसको हैम्पर करते हैं, इनसे कैसे हमको दिस ओवरकम करना चाहिए। तो कास्ट जो होता है इसमें एक सोशल कंट्रोल, रिजिड सोशल कंट्रोल हो जाता है, सो दैट इज वाई इससे जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट्स जो हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, लैंड ऑनरशिप प्रोडक्टिविटी में भी नहीं हुआ। तो हाउ टू ओवरकम दिस? एजुकेशन जो है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा दिस टूल बन सकता है टू फिक्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, सो द आइडिया इज कि ये जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट है ये अवेलेबल होना चाहिए। ओके, सो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तभी अपना हो पाएगा। यहाँ जो सेकंड आर्टिकल है वो है हील द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ भी रेगुलर टॉक्स है। एक्चुअली जो न्यूज़पेपर आता है ना इसमें बहुत डिफरेंट रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं। वी शुड बी लाइक बहुत ज़्यादा थॉरो भी नहीं करना चाहिए, लिटिल बिट सेलेक्टिव होना चाहिए और इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। अदरवाइज एवरीडे बेसिस में इतना सारा ओवरडोज हो जाता है इन्फॉर्मेशन का। सो वी शुड ट्राई कि वी कीप इट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट सो दैट ये एवरीडे बेसिस में डूएबल हो। और जो न्यूज़ के पॉइंट्स होते हैं ना वो रिपीटेटिव भी होते हैं। जैसे कि ये जो आर्टिकल है हम थ्रू आउट द ईयर बात कर रहे हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी जो रिक्वायरमेंट है वो है जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रिवैम्प करें। आप बताओ जीडीपी का अभी कितना परसेंटेज हेल्थ केयर में हम स्पेंड कर रहे हैं? यू विल बी शॉक्ड कि दिस इज अबिस्मली लो, ये कहीं ज़्यादा होना चाहिए और हम हेल्थ केयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ है उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ जो बात है जैसे अक्सर प्रॉब्लम क्या आता है, डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, जो मेडिकल हेल्थ केयर स्टाफ है उसका शॉर्टेज है, हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस हैं इसकी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है। अभी यूक्रेन क्राइसिस था, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट्स वापस इंडिया आए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है कि हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर्स एट्सेट्रा, हेल्थ केयर के ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें। तो यूनियन बजट में भी और फाइनेंस कमीशन जो 15th रिपोर्ट है इसने भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ केयर है वहाँ पर ज़्यादा हमें अलॉटमेंट करने की ज़रूरत है बजट का। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन क्या स्टैचुरी बॉडी होती है या फिर से किस आर्टिकल से है, विच टाइप ऑफ बॉडी इज दिस? और 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? 15th फाइनेंस कमीशन के। ओके, तो कुछ टाइम पहले जैसे भारत डिजिटल मिशन आया था, डिजिटाइज करने की बात थी कि सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज डिजिटाइज्ड होगा, डॉक्टर सारे उसमें रजिस्टर्ड होंगे पोर्टल में। तो पेशेंट अगर ए डॉक्टर से बी डॉक्टर जा रहा है तो उसको अपना सेपरेट पूरा रिकॉर्ड नहीं कैरी करना पड़ेगा, वो उसके साथ ही चलेगा। और बी जो नया डॉक्टर है वो उसका रिकॉर्ड प्रीवियस देख के उसको बेटर ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो ये भारत डिजिटल मिशन की बात थी। अब इसमें भी प्रॉब्लम आती है डेटा प्राइवेसी की, प्लस प्रॉब्लम आती है रोप इन, मतलब इस पूरे पोर्टल में कैसे सारे डॉक्टर्स एट्सेट्रा उनको रोप इन करें, उसमें रजिस्टर करें। WHO की रिपोर्ट बताया है यहाँ पे, WHO की रिपोर्ट ने अगेन यही बताया कि इंडिया में जो डॉक्टर नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, मिनिमम थ्रेशोल्ड रेशियो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू द पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं ये बहुत कम है। सो वी नीड मोर पीपल, और ये लोग स्किल्ड भी हो, प्रॉपर स्किल्ड हो, स्किल इज रिक्वायर्ड। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन की बात है, अक्सर हम बोलते हैं कि जैसे मेडिसिन हुआ या फिर जो अभी वैक्सीनेशन हुआ था, इसमें जो फ्री मूवमेंट हो, इनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका ने कहा ये ड्रॉप करें, फ्रीली अवेलेबल हो। हम जेनेरिक मेडिसिन की भी बात करते हैं, दिस इज़ अ गुड थिंग। जो वर्ल्ड ट्रेड है, यहाँ जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इसका दिस फ्री ट्रेड होना चाहिए। फ्री ट्रेड मतलब बैरियर्स नहीं होने चाहिए वहाँ पे, इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी हेल्थ केयर इंफ्रा की, हेल्थ केयर का एक्सेसिबिलिटी। बिकॉज आपको पता है यूएसए और इंडिया
दोनों में अगर हेल्थ केयर की बात करें तो यूएसए इज सो एक्सपेंसिव। पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो इंडिया में हेल्थ केयर बहुत चीप है और क्वालिटी भी है। आप देखो ये जितने भी अरब के कंट्रीज के लोग हैं ना, ये सब इंडिया में आते हैं इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। बहुत सारे यूएस यूरोप इधर के लोग इंडिया आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, बिकॉज इंडिया में क्वालिटी भी है और रिलेटिवली बहुत चीपर पड़ता है यहाँ पे इलाज कराना। तो दिस इज दैट, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। रजिस्ट्री और जो डिजिटाइज हमें बनाना है डेटा, टेलीमेडिसिन भी है, इसमें भी एक थॉरो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये प्राइमरली यहाँ पे बातें हैं। ओके, सो दिस इज हील द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन इज गुड, बट जो बेसिक्स है हमारे, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर डॉक्टर्स, मोर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वी शुड वर्क ऑन दैट। यह बात है टुवर्ड्स अ सिंगल लो टैक्स रिजीम। कोई भी चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है ना तो वो कभी वर्क नहीं करती। कीप थिंग्स सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कि अपनी फी है 1111, देर आर नो हिडन चार्जेस। और ये फी, बहुत सवाल आ रहे हैं, ये एक वन टाइम फी है, ऐसा नहीं है कि मंथली एटसेट्रा, नहीं। वंस कोर्स जितना ड्यूरेशन है, जैसे प्रीलिम्स का 28 ऑफ नेक्स्ट, जब प्रीलिम्स है 28 मई आई गेस, तब तक है ये। और मेंस का अभी 16 सितंबर को मेंस है, ये तब तक है। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल, इट वर्क्स। सिमिलर चीज हमें टैक्स रिजीम में भी रखना चाहिए। टैक्स रिजीम में सो कॉम्प्लिकेटेड, पहले एक ही स्लैब थी, अब 2 स्लैब भी आ गया, ओल्ड स्लैब, न्यू स्लैब, फिर उसमें स्लैब में भी बहुत सारे दीज आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, टैक्स कॉम्प्लायंस कम होता है। ऑर्डिनरी पीपल जो टैक्स फाइल करना चाहता है वो कंफ्यूज हो जाता है। सो व्हाट वी शुड ट्राई टू डू कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। ये जो टैक्स है इसको सिंप्लीफाई करें। आप बताओ, ये जो टैक्स है इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है या रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है? टैक्सेशन मतलब प्रोग्रेसिव, मतलब जैसे रिच को ज्यादा टैक्स लग रहा है। विच टाइप ऑफ टैक्सेशन इंडिया में है? एक टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ये बताया है कि जैसे कंपनीज भी करती है, चीज़ें जितनी सिंपल रहेगी, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी, कॉम्प्लिकेट नहीं होगी, तो वो उसका कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है। रूल्स में भी यही बात होता है, नियम जो होते हैं ना आसान होने चाहिए। अगर नियम आसान होते हैं तो समझ में आता है और उसका कॉम्प्लायंस बढ़ता है। क्रिप्टो ट्रबल में है अभी, क्रिप्टो एसेट्स डिजिटल एसेट्स हैं। अब इसमें सोलली क्रिप्टो को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज सारी करेंसी का फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ यूएस पॉलिसीज, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसकी पॉलिसी। तो क्रिप्टो इज नो एक्सेप्शन। चाइना का रिसर्च आउटपुट सर्ज इन 2021। किसी भी कंट्री का फ्यूचर जानना है ना तो आप देखो वो आज की डेट में किन प्रायोरिटी पे काम कर रहा है, उसके लिए प्रायोरिटी क्या है। चाइना की प्रायोरिटी देखो, चाइना R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना ओशियंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस में तो हमें पता ही है हमारा एवरी सेकेंड थिंग जो है वो चाइना से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। हम सो कॉल्ड असेंबल करते हैं मोबाइल फ़ोन, बस सारे पार्ट्स जो हैं वो नॉट मेड इन इंडिया है, वी आर जस्ट असेंबलिंग नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो सच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जो डोमिनेंस किया है चाइना ने, वो अब और एक्सपैंड कर रहा है थॉटफुली। ये इन चीज़ों पे रिसर्च R&D पे नेक्स्ट जनरेशन जो चीज़ें हैं उसमें वर्कआउट कर रहा है। तो दिस इज देयर, इंडिया शुड ऑल्सो लर्न सम लेसन्स अमंग कंट्री। अकेडमिक में देखो, सी अकेडमिक्स में भी दिस इज गुड। गवर्नमेंट रिसर्च फंडिंग, सी यूएस तो नो डाउट यहाँ पर है, बट चाइना भी बहुत तेजी से, सी द ग्राफ। और इंडिया में आर रिसर्च फंडिंग, दिस इज प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, वी नीड टू स्पेंड मोर मनी। एजुकेशन में मनी खर्च होता है तो दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। फॉल इन मलेरिया, जॉब वैकेंसी, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, फॉल इन एक्सपोर्ट्स, ट्रेमर इन अफगानिस्तान। ओके, यहाँ जो न्यूज़ है वो है बर्ड स्ट्राइक्स का। ये अभी कुछ एक केसेस आए थे, बर्ड स्ट्राइक्स एंड एविएशन सेफ्टी। एक्चुअली क्या होता है, बर्ड्स जो होती है और जहाँ एयरपोर्ट है, जो प्लेन होता है ना वो वल्नरेबल 2 जगह सबसे ज़्यादा होता है, एक तो टेक ऑफ पे और दूसरा लैंडिंग पे। 99% जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो इन्हीं 2 फेज में होती है, या तो टेक ऑफ करते वक्त या फिर लैंडिंग करते वक्त। तो ये जो चीज़ होती है ना टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये बड़ी वल्नरेबल होती है, बिकॉज प्लेन एक बार फिर ऊपर ट्रोपोस्फेयर इधर ऊपर चला जाता है तो क्लाइमेट डिस्टर्बेंसेस भी नहीं आते। बट टेक ऑफ एंड लैंडिंग में ये वल्नरेबल होता है, इवन बर्ड्स के लिए भी। बर्ड्स, एक मूवी है व्हेन यू गेट टाइम, बड़ी अच्छी मूवी है, उसमें एथिक्स वगैरह भी बहुत अच्छा लेसन्स है, सली। इसमें क्या है, एक रिमेंबर यूएसए में ऐसा केस हुआ था, फिर से आई थिंक हडसन रिवर पे उसको लैंड कराया था। ये मूवी उसी पे बेस्ड है। ओके, और बहुत अच्छा मूवी है, दिस इज अ रियली गुड मूवी, कि किस तरीके से स्टे काम, डू योर ड्यूटी, डू योर वर्क, डू योर वर्क, डू योर जॉब।
ये बड़े अच्छे वैल्यूज है. व्हेन यू गेट टाइम सी दिस मूवी, दिस इज रियली गुड मूवी, आई रियली लाइक्ड इट. सली. तो दिस इज बर्ड ट्रबल. अब यहाँ पे जैसे ये दिखाया है प्लेन का, अब जैसे बर्ड सामने आ गई, किसी भी पार्ट से हिट कर सकती है. बर्ड नोज, दिस इज विंडशील्ड, फ्यूजलाज, देन लाइट्स, टेल. सो ये पार्ट्स हैं, कुछ भी डैमेज हो सकता है. तो अभी जो पायलट थी उन्होंने बहुत सेंसिबिलिटी के साथ विदाउट लूजिंग फोकस शी स्टेड काम और इसको अच्छे से लैंड करा दिया. तो बर्ड स्ट्राइक्स एंड एविएशन सेफ्टी. ओके. अब जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का नाम आता है तो सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स. सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. इनका काफी नॉलेज, एक्सपर्टीज. नेचुरल हिस्ट्री एक्सपैंड किया एयर हैजार्ड इशू 12 एयरपोर्ट्स में. एयरपोर्ट्स की डिज़ाइन होती है ना, तो भी प्लान किया जाता है कि वहाँ पे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स का पैटर्न तो नहीं है, उसको परमिशन मिल रही है, बर्ड्स तो नहीं दिख रही है, सो दैट एक्सीडेंट्स को हम कम कर पाए. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बर्ड्स की कलिंग करने लग जाए. नो, बिकॉज उससे बर्ड्स का भी दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग. सो द आइडिया इज उनको वार्ड ऑफ कैसे करें, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे जो प्लेन्स हैं और बर्ड्स हैं इनके कोलिजन को स्टॉप करें, ये सॉल्यूशन होना चाहिए. ओके. तो दिस इज दैट. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज नो योर इंग्लिश. ये काफ़ी अच्छा सेशन होता है. अब जैसे यहाँ पे सवाल है, हमें बताना है अगो, सिंस और फॉर, इसको कैसे यूज़ करें. अगो, सिंस एंड फॉर. तो 1964 ही केम 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले. तो अगो, ही हैज़ बीन हियर सिंस 1964. हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, 64 से अभी तक ये यहाँ पे थे. ही हैज़ बीन हियर फॉर 20 ईयर, 20 साल का बस ड्यूरेशन बता रहे हैं, 20 ईयर्स यहाँ पे थे. तो इस तरीके से तीनों में थोड़ा डिफरेंस हो गया. अगो इतने साल पहले, सिंस मतलब तब से, सिंस दिस 1964, लाइक दैट. फॉर मतलब ड्यूरेशन, 20 साल का ड्यूरेशन. ओके. तो ये होता है. इट विल कट नो आइस. इट विल कट नो आइस मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट और इन्फ्लुएंस होगा. इट इज पोलाइटनेस टू मेंशन दिस टू हिम. इट विल कट नो आइस विद हिम. Then this is we cannot assume responsibility for the production of talks. Actually कुछ होते हैं jargons. Jargons क्या होते हैं? Jargons मतलब unnecessary verbosity है, या फिर कुछ particular जो field है उसके कुछ particular keywords हैं. जैसे IT sector में कुछ keywords हैं, bureaucracy में कुछ keywords हैं, वो normal people they do not understand. So the point is अगर आप उनको वो keywords उन पे throw कर रहे हो तो ये jargons हैं. इससे आपका speech unintelligible होगा और गिब्रिश रहेगा, वो समझ नहीं आएगा. तो जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा. तो मेडिकल जार्गन हो सकते हैं, कमर्शियल, ब्यूरोक्रेटिक, लाइक दैट. सो दीज आर जार्गन. ये अनफैमिलियर और राउंड अबाउट वर्ड्स और फ्रेजेस है. ऐसी चीजें ना आंसर राइटिंग में नहीं करना है और इंटरव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं करना है. बी वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके. जार्गन्स एंड ऑल ट्राई टू अवॉइड. देन ये बड़ा अच्छा क्विज है. जैसे जनवरी 15 हम क्यों मनाते हैं? डेट इज सेलिब्रेटेड एज आर्मी डे बिकॉज KM करियप्पा टूक ओवर द रीन्स ऑफ इंडियन आर्मी. जनवरी 15. प्रेजेंट सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रामनाथ कोविंद साहब हैं. शम नो वरुणा, ये मोटो है इंडियन नेवी का. आर्मी का मोटो क्या है बताइए, और एयरफोर्स का क्या मोटो है? नभ स्पर्शम दीप्तम. आर्मी का क्या है? टेल. दिस इज शम नो वरुणा. इलीट रेजिमेंट है अशोक, born aloft in open parachute supported by closed lances held together. तो ये बाय इट्स टाइटल प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड होते हैं. ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा 2 से बना है. दिस इज अ वेरी ऑसम सुपरसोनिक मिसाइल. गुरखा फील्ड मानेक शॉ ने कहा था, इफ एनीवन टेल्स यू ही इज नेवर अफ्रेड, ही इज अ लायर और ही इज अ गुरखा जाने जाते हैं अपनी बहादुरी के लिए. गुरखा. देन उधमपुर एंड चंदी मंदिर है, ये हेडक्वार्टर है आर्मी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न कमांड का. और जो ओनली इंडिविजुअल टू रिसीव दिस रैंक है, दिस इज अर्जन सिंह. आप मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स थे. तो एक्चुअली आप भी 5 स्टार ऑफिशियल थे. इंडियन एयरफोर्स 5 स्टार. करियप्पा साहब भी 5 स्टार है. एक और 5 स्टार है, उनका नाम बताइए. ओके. 5 स्टार ऑफिसर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, वो भी आर्मी के हैं. ओके. CUET होगा जुलाई 15 से. देन इकोनॉमी ट्रिलियन, G7 समिट जाएंगे अभी. इंडिया रशिया डायरेक्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट रशिया के साथ इंक्रीज करना है. यूक्रेन क्राइसिस, श्रीलंका में डिफिकल्टी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, पैसे नहीं है यहाँ. देन बाइडन एंड दिस इज दलाई लामा जी. गोल इज प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर नॉट इंडिपेंडेंस. दलाई लामा जी. तो दलाई लामा एक पोस्ट होती है. दलाई लामा इज अ पोस्ट.
सो दिस इज दलाई लामा जी. आप किस नंबर के दलाई लामा है? टेल. देन सऊदी क्राउन प्रिंस टर्की विजिट करेंगे. पाकिस्तान ने IMF से इतना पैसा लिया है. दिस इज इजराइल. नो ऑप्शन रेज बिकॉज इन्फ्लेशन को टेम करना है, रेट्स बढ़ाना है. रुपी टच कर गया 78.38 क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है. CAD है. दिस इज फ्यूचर अंडर टाटा. अब एयर इंडिया टाटा की है तो आप उसके चीफ है टाटा का. दिस अंडर टाटा एयरलाइन का फ्यूचर ब्राइट है. 100 BPS बढ़ सकता है फेड रेट. डिजिटल वियरेबल्स कैन एक्सपोज यूजर्स टू साइबर अटैक्स. ये जो डिजिटल वियरेबल है ना, ये एज अ स्पाईवेयर भी यूज होते हैं. डिजिटल वियरेबल जैसे कि आप वॉच यूज कर रहे हो, एक ग्लासेस भी आते हैं लाइक दैट. वियरेबल्स. ओके. देन दिस इज स्पोर्ट्स. ऑलराइट. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. ओडिशा के बारे में जानते हैं. ये ओडिशा का स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर. इंडियन रोलर. ये क्या है? दिस इज सांभर. ओडिशा का स्टेट एनिमल है सांभर. इट लुक्स लाइक दिस. देन ये है कदम्ब. कदम्ब ओडिशा का स्टेट ट्री है. इट लुक्स लाइक दिस. और ये है अशोक. दिस इज स्टेट फ्लावर. तो स्टेट फ्लावर इज अशोक, स्टेट ट्री इज कदम्ब, स्टेट एनिमल इज सांबर एंड स्टेट बर्ड इज इंडियन रोलर. दिस इज ओडिशा. ओके. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.